हाल ही में अभी अतुल सुभाष जी का जो केस हुआ था उसके बाद कुछ मीडिया में ये चीज़ें बहुत चल रही हैं कि इंडियन लॉ सिस्टम में नो लॉ फॉर मैन। और रेप के जो संबंधित ऑफेंसेस थे वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए संसद ने। ये कानून बने थे महिलाओं के हित के लिए, लेकिन समय काल में ये पता लगा कि इनका तो महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं। 3-4 कारण हैं। एक तो देश में जजेस की संख्या कम कि जब कोई केस कोर्ट में आता है तो इंटरेस्टेड पार्टी अच्छे लायर एंगेज करके, और वो फिल्मों में कहा जाता है तारीख पे तारीख, वो इन प्रकार प्रोसीजर में इतनी खामियां हैं कि वो तारीखें बढ़ती रहती हैं। एक LGBT कम्युनिटी के लिए उन्होंने जो रिमूव करा है प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 377 फॉर LGBT QIA+ इंडिविजुअल्स, इसको भी रिमूव करा है। इसके खिलाफ भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं अभी। थोड़ा उसमें अच्छाई भी है, थोड़ी बुराई भी है। कई बार क्या होता है, झूठे केस भी लोग रजिस्टर कराने आ जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट मान लो कोई जजमेंट पारित करके लिखती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविजन है, तो फिर विधायक मजबूर है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करे। तो उन्होंने तो अच्छी नियत से उसको हटाया है। अब उसमें अगर जरूरत होगी तो आगे संशोधन किया जाएगा। आपके करियर में सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा था? एजुकेशनिस्ट था, उसका MBA कॉलेज है भोपाल में। और 2020 में उसके खिलाफ रिपोर्ट किसी लड़की ने की कि 2016 में इन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया है। एक लड़की ने इसमें मदद की है, वो लड़की और वो दोनों मुलजिम बन गए। और भी जगह जगह हमारे साथ गलत काम हुए हैं, तो वो कई लोगों की जांच पड़ताल अभी भी जारी है, कोई मिले नहीं। और सर, सोशल मीडिया का आजकल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके अनुसार यंगस्टर्स पे? अभी अगर कोई सोच ले कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, तो किसी के खिलाफ भी कुछ भी लिख देता है। उसमें कोई डर तो है नहीं किसी को आजकल। अभी तो IT एक्ट में ये है कि इतनी कम सजा है, 3 साल की, हर आदमी जमात पे मुझे लगता है छूट जाता है 2-4 महीने। एडवोकेट विजय चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चित जन पॉडकास्ट पे। तो सर, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए। बढ़िया है। बढ़िया है सर। तो सर, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हाल ही में अभी अतुल सुभाष जी का जो केस हुआ था उसके बाद कुछ मीडिया में ये चीज़ें बहुत चल रही हैं कि इंडियन लॉ सिस्टम में नो लॉ फॉर मैन, ऐसा क्यों है? देखिए क्या है, इंडियन सोसाइटी में जो सिस्टम लॉ का था उसमें ये था कि लेडीज को बहुत सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन समय काल के बाद लेडीज को तकलीफें होने लगी, तो उसके कारण सबसे पहले तो क्रूरता के संबंध में 498A, जो पुरानी इंडियन पेनल कोड में है, अपनी धर्मपत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करना, वो आया। उसके बाद 2006 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आया। फिर इसी बीच में 2013 में निर्भया कांड हो गया, तो रेप के जो संबंधित ऑफेंसेस थे वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए संसद ने। अब हुआ क्या कि ये कानून बने थे महिलाओं के हित के लिए, और शुरू के 2 कानून तो हम कह सकते हैं कि पक्के हित में थे। लेकिन समय काल में ये पता लगा कि इनका तो महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं, 498A का और घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम का। क्योंकि 498 में जो मेरा अनुभव है उसमें उन्होंने, अगर उसको आप देखेंगे तो बेंगलोर में मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और उनकी नहीं बनी आपस में, तो वाइफ चलेगी तो अपने माँ बाप सलाह लेके, हस्बैंड की बहन, हस्बैंड की माता, हस्बैंड के फादर, सारे इन लॉज के जो नाम हैं वो उसमें लिखा देते हैं। तो ऐसा ही उत्पीड़न अभी जो आप केस बता रहे हैं इसमें उसके साथ हुआ। और ये तो वो आदमी है जिसने लिखा। ऐसे सैकड़ों उत्पीड़न हो चुके हैं, और सैकड़ों केसों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 482 में ये प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्रॉस कर चुके हैं। तो इन सब के कारण जब वो अभी उसका ये सब आया, तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा और व्यू बहुत स्ट्रिक्टली लिया है अभी। और मुझे लगता है कि इसमें विधायिका जो है वो अपने नए लॉ बनाएगी
और ये जो लॉज के जो गलत प्रोसिक्यूशन का जो एक सिस्टम परिवार वालों ने, ये लेडीज पक्ष के लोगों ने जो शुरू किया है, उस पर अंकुश लगेगा। जी सर। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जरूर हैं, पर अब इतना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंतर्गत कोर्ट्स फ़ायदा देती हैं बराबर, लेकिन क्या है कि शुरू में तो एफआईआर हो ही जाती ना, तो वो एक बड़ी दिक्कत का काम है। तो मुझे लगता है कि इसमें विधायिका कुछ ना कुछ कानून अब संसद बनाएगी और लोगों को फ़ायदा मिलेगा, पति लोगों को। सर, अपने लीगल सिस्टम में बहुत सारे केसेस आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? लीगल केसेस की पेंडेंसी का 3-4 कारण हैं। एक तो देश में जजेस की संख्या कम है, दूसरा जो लीगल सिस्टम का प्रोसीजर है वो सरल नहीं है, और तीसरा ये है कि जब कोई केस कोर्ट में आता है तो इंटरेस्टेड पार्टी अच्छे लायर एंगेज करके, और वो फिल्मों में कहा जाता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो इन किन प्रकार प्रोसीजर में इतनी खामियां हैं कि वो तारीखें बढ़ती रहती हैं। अब उससे क्या हुआ है कि अब चाहे जजेज की संख्या बहुत इस वक्त कार्यपालिका ने बढ़ा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजेज बढ़ा दिए हैं, लेकिन केसेज भी उस अनुपात में बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो छोटे केसेज हैं उनको तत्काल निपटाया जाए। मैंने ये देखा है कि जिन केसों में, जैसे चेक का केस है, 6 महीने में डिसाइड होना चाहिए, पर न्यायपालिका वाले कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास 1500 केस होना चाहिए तब वो करें। एक एक जज के पास 5-5 हज़ार केस हैं, तो डेट लंबी जाती है, तो काम हो नहीं पाता। तो चेक का केस 6 महीने में डिसाइड होना चाहिए, ऐसा उसके कानून में लिखा हुआ है, लेकिन 6 महीने छोड़ो, 2 साल में भी डिसाइड नहीं हो पाता। तो अब ये कई कारक जवाबदार हैं उसके लिए। सिस्टम जवाबदार है, प्रक्रिया जवाबदार है, जजेस की कमी जवाबदार है, जज भी जवाबदार हैं, वकील भी जवाबदार हैं, और लिटिगेंट पब्लिक भी जवाबदार है। ओके, कुछ कंट्रोवर्सी थी जो अभी नया बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें एक सबसे बड़ी आ रही है कि 14 डेज फॉर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर बाय पुलिस। वो थोड़ा उसमें अच्छाई भी है, थोड़ी बुराई भी है। ओके। वो क्या है कि डिस्क्रिशनरी है, वो ऐसा नहीं है। आप किसी ने भी आपको जो भी जानकारी दी हो, वो डिस्क्रिशनरी है। वो 14 दिन ले भी सकते हैं, वो तत्काल भी रजिस्टर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, झूठे केस भी लोग रजिस्टर कराने आ जाते हैं। या अभी उन्होंने एक नया प्रोसीजर ये लागू किया है कि आप इंटरनेट माध्यम से भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, EFIR। हाँ। अब उसमें क्या होता है कि आपने जैसे लॉन्च किया एफआईआर, वो करेक्ट है कि नहीं है, तो वो 4 दिन में आपको बुलाते हैं कि दस्तखत करो भाई आके यहाँ पे, और फिर हमें पूरी बात बताओ, हम आगे काम करेंगे। तो अभी जो नए एक्ट इन्होंने डाले हैं, ये तीनों एक्ट में अच्छा किया है देश की संसद ने, अच्छे नए नए प्रोविजन किए, लेकिन अब जनता को चाहिए कि उनका सदुपयोग करे। और उनका दुरुपयोग करेगी जनता और पुलिस तो फिर मुसीबत है। वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये था कि एक्सटेंडिंग डिटेंशन पीरियड्स अप टू 90 डेज। 90 डेज का डिटेंशन पीरियड जो हीनियस ऑफेंसेज हैं उनमें तो पहले ही से है। अच्छा। हाँ, और जो हीनियस ऑफेंसेज नहीं है, जिनमें मृत्यु और आजीवन कार्रवाई सजा नहीं है, उनमें 60 डेज का है। मैं नहीं समझता कि उससे कोई ज़्यादा न्याय पे प्रभाव पड़ता है। एक LGBT कम्युनिटी के लिए उन्होंने जो रिमूव करा है प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 377 फॉर LGBT QIA प्लस इंडिविजुअल्स, इसको भी रिमूव करा, इसके खिलाफ भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं अभी। नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, हाँ, इसलिए विधायिका ने वो डाला है। अब सुप्रीम कोर्ट मान लो कोई जजमेंट पारित करके लिखती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है, इंडियन पेनल कोड का जो प्रोविज़न है, ये अल्ट्रा वायर्स है, तो फिर विधायिका मजबूर है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करे।
तो उन्होंने तो अच्छी नीयत से उसको हटाया है। अब उसमें अगर ज़रूरत होगी तो आगे संशोधन किया जाएगा। यस सर, आपसे अब मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने लॉ में करियर चूज़ करने का क्या मोटिवेशन आया था आपको? मेरा तो डे वन से विचार था, ना तो मैंने किसी नौकरी के लिए आज तक अप्लाई किया। मेरा डे वन से विचार था कि मुझे जज बनना है। ओके। और मैं दिसंबर 72 में वकील बना ओके। और 73 में न्यायाधीश के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा। न्याय 73। 73 ओके। और 75 मैंने ज्वाइन किया। हाँ। तो दूसरी जॉब के लिए मैंने ना तो कभी अप्लाई किया, ना कोई फार्म भरा, ना कोई मतलब था। एक अपना उद्देश्य था कि जज बनना है तो जज बने। ओके। और फिर नहीं समझ में आई तो 79 में छोड़ दी नौकरी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है और अब बढ़िया वकालत है, कोई दिक्कत नहीं। सर, जो मध्य प्रदेश के लीगल सिनेरियोज में क्या ड्रास्टिक चेंज हुआ है आपके अनुसार? मध्य प्रदेश की जुडिशरी देश की अच्छी जुडिशरी में है, उसकी गिनती। और यहाँ जजेज काम करते हैं। और मैंने अब चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा जिलों का अनुभव तो नहीं है, लेकिन भोपाल जिले में मैंने देखा है कि यहाँ अच्छे विलक्षण कोटि के विद्वानों को हाई कोर्ट जिला जज बना के भेजता है और उनकी लीडरशिप में टीम बड़ा अच्छा काम करती है। मैंने कोई ऐसा जिला जज नहीं देखा भोपाल में कि जिसके कारण हम लोगों को कोई परेशानी हुई हो बाहर को। तो मैं चाहता हूँ कि अगर भोपाल या इंदौर या जबलपुर को रोल मॉडल बना के दूसरे जिलों में भी इसी तरह अच्छाई से काम हो और शासन उनको दे जिलों को, वहाँ भी अच्छा काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस। आपके इस करियर में सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा था? जहाँ तक चैलेंजिंग केस का है, अब मैं सिविल भी करता हूँ, क्रिमिनल भी करता हूँ, तो होंगे 150 केस। 150? हाँ, हो सकता है 200 केस भी हों, क्योंकि 52 साल की प्रैक्टिस तो मेरी कंप्लीट हो गई है। 52? हाँ, दिसंबर 72 और दिसंबर 24। ओके। 52 ईयर्स तो कंप्लीट हो गए हैं। हाँ। तो उन्होंने कितने केस गिना हो ऐसे? कोई ऐसा चैलेंजिंग केस जिसमें आपको एक लगा हो कि हाँ ये अभी तक? क्रिमिनल जो हीनियस ऑफेंसेज होते हैं वो तो हर एक केस जो है चैलेंजिंग होता है। ओके। अभी हाल ही में हमारा एक केस छूटा हुआ है, कल ही उसमें एक्विटल हुआ है। वो एक बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट था, उसका MBA कॉलेज है भोपाल में। और 2020 में उसके खिलाफ रिपोर्ट किसी लड़की ने की कि 2016 में इन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया है। और वो एक लड़की ने इसमें मदद की है, तो वो लड़की और वो दोनों मुलजिम बन गए। और भी जगह जगह हमारे साथ गलत काम हुए हैं, तो वो कई लोगों की जांच पड़ताल अभी भी जारी है, कोई मिले नहीं। वो केस मैंने कोविड में मुझे मिला था और कोविड से लेके मैं कल को उस केस में छूट, मैंने देखा है कि वो इस टाइप से झूठे केसेस जो हैं उनमें भी अगर आप मेहनत नहीं करो और ठीक से ध्यान ना दो तो नुकसान हो सकता है जी। उसमें बड़ी मुश्किल से उसको जमानत ही मैंने कम से कम, पहले एक लेडी जज थी बहुत विद्वान, तो उन्होंने उसको 2-2 महीने की जमानत दी कोविड में। और फिर हाई कोर्ट ने उसकी अंतिम बार जमानत दी। और ऐसा वो चलते थे 4-5 साल बाद वो कल जाके उसमें 17 तारीख को जजमेंट हुआ है, उसको छोड़ दिया गया। और वो आदमी इतना परेशान हो गया इन 4-5 सालों में कि वो खून के आंसू रोता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं सर। तो ऐसे भी मुकदमे होते हैं, लेकिन उन मुकदमों में अगर आप जरा भी सावधानी ना बरतो तो बालिकाओं के जो नाबालिग बालिकाएं रहती हैं उनके केसों में सज़ा बहुत ज़्यादा है। मिनिमम 10 ईयर्स से स्टार्ट होता है मामला, तो बहुत दिक्कत है। तो कोई आदमी जब ऐसे झूठे मामलों में फंस जाता है तो उसकी चैन खराब हो जाती है पूरी पूरी। भोपाल में मैंने ये देखा है कि यहाँ फॉल्स इनकल्पेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। झूठी रिपोर्टें लिखाते हैं लोग यहाँ। आमतौर पे तो सर जो झूठी रिपोर्ट लिखा था उसका फिर कुछ नहीं होता क्या बाद में? उसका
तरीका ये है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है मामले का। इन्वेस्टिगेशन का मतलब खोज। लेकिन मैंने भोपाल पुलिस की खोज में अगर 1000 केस देखे होंगे तो उन्होंने एक ही केस में अपनी खोज इस्तेमाल की। 999 केसों में जैसी रिपोर्ट आती है वैसा चालान कोर्ट में लगा देते हैं। वो कहते हैं हम किसी को छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर आरोप लगेंगे। अनुसंधान का ये मतलब तो नहीं है कि आप आरोपों से डर के सबको इनकल्पेट करो। करेक्ट। अनुसंधान का ये मतलब है कि जो सच है उसको देखो, जो झूठ है उसको अलग करो। सही बात है। तो वो एक दिक्कत है करके। सर इसके अलावा बाकी ऐसा कोई कॉर्पोरेट केस आपने लड़ा जिसमें आपको लगा हो कि कॉर्पोरेट का काम हमारे बेटे करते हैं, विवेक चौधरी। वो 2008 के रजिस्टर्ड हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पास आउट हैं, LLA में। कॉर्पोरेट वगैरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम वो देखते हैं। ओके। हमारा उसमें ज़्यादा कॉर्पोरेट में वो नहीं है। ओके। यंग प्रोफेशनल्स को आप क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहोगे? यंग प्रोफेशनल्स का तो यही है कि आप सुबह 10 से और रात 10 बजे तक काम करो। अगर आपके पास काम नहीं हो तो आप पुस्तकें पढ़ो, जर्नल्स पढ़ो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बेयर एक्ट आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर आप सिविल करना चाहें तो सिविल के जितने बेयर एक्ट हैं 10, 12, 15, और क्रिमिनल है तो क्रिमिनल में कम से कम 3-4 लोग के तो बेयर एक्ट आपको याद होना चाहिए, ताकि जैसी क्लाइंट आपके पास आए और अपनी समस्या बताए तो उसका प्रक्रियात्मक और सब्सटेंटियल दोनों आप उसको देख के अच्छा ड्राफ्टिंग कर सको। और सर सोशल मीडिया का आजकल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके अनुसार यंगस्टर्स पे अभी? देखिए, सोशल मीडिया तो प्रभावित करता है, घटनाओं को भी प्रभावित करता है, पुलिस की जांच को भी प्रभावित करता है, जुडिशरी को भी प्रभावित करता है। और अगर कोई सोच ले कि जो कुछ होगा देखा जाएगा तो किसी के खिलाफ भी कुछ भी लिख देता है। उसमें कोई डर तो है नहीं किसी को आजकल। तो सोशल मीडिया का जो समय है उसमें कुछ सच्चा भी चलता है, कुछ झूठा भी चलता है, तो उसका इफेक्ट तो पड़ता है। आपके बारे में कोई लिखे और ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस पर उद्वेलित ना हो। करेक्ट। हाँ, अगर अच्छा लिखता है तो भी आपको लगता है कि आपकी तारीफ हो रही है। अगर बुरा लिखता है तो आपको मन में दुख होता है कि आप खिलाफ लिखा जा रहा है। तो वो चीज़ है। और सर एक चीज़ और आई है कि जो नया BNS आया है उसके बाद पुलिस को इक्विपमेंट यूज़ करने की ज़्यादा वो मिल गई है, छूट मिल गई है, जैसे कैमरास वगैरह ऑन साइट ले जा सकते हैं अब। नहीं, अब वो देखिए क्या है, ये सब जो अधिकार पुलिस को विधायिका ने बढ़ाए हैं, उन पे आप जरा BNS को पढ़ेंगे थोड़ा तो उसमें देखना उन पे चेक भी लगाया है पुलिस पर। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उनको आंख बंद करके अधिकार दे दिए विधायिका ने। उसमें चेक भी है और बताया भी गया है कि थोड़ा आप समझ के काम करें। और वो थोड़ा क्लिष्ट जरूर है, लेकिन जब वो आदमी को समझ में आ जाता है नया कानून तो बेहतर कानून है, मैं सोचता हूँ। क्योंकि अभी ये जो ज़माना है, ये मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, इन सब का ज़माना है। इसमें अगर आप इन सब चीज़ों को अपने इन्वेस्टिगेशन में नहीं लाओगे तो फिर पकड़ कैसे पाओगे लोगों को? स्कैम चलते रहते हैं। कोई आपको डिजिटल अरेस्ट बता के लूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ट्रांसफ़र करा लेता है पैसे, कोई गलत माल भेज देता है। तो अब ये जब इंटरनेट से लूट हो रही है तो उस एक्ट के अंतर्गत, उस एक्ट से को समझने के लिए प्रोविज़न तो होना चाहिए। अभी तो IT एक्ट में ये है कि इतनी कम सजा है 3 साल की, हर आदमी जमानत पे मुझे लगता है छूट जाता है 2-4 महीने में, और तत्काल भी छूट जाते हैं कई लोग। तो अब वो थोड़ा सा शासन कर तो रही है उसमें। तो सर IT एक्ट में किस किस चीज़ों को थोड़ा कवर करें? IT एक्ट में थोड़ा एक तो ये कि जो पुलिस ऑफिसर्स हों और जो जजेज हों वो IT के विशेषज्ञ होना चाहिए। और IT की कोर्टें भी अलग अलग, अभी तो हाई कोर्ट बना रही है, वो भी होना चाहिए। और तीसरी बात है कि IT एक्ट में सज़ा बहुत कठिन होना चाहिए। अभी 3-3 साल की सजा है नॉर्मल प्रोविजंस में, तो उसमें बेल आउट हो जाता है आदमी, या फिर साल 6 महीने जेल में रहता है। 3 साल की सजा है तो अंडरगोन हो जाता है। तो थोड़ी सजा बढ़ाना चाहिए। ओके। सर मध्य प्रदेश में ऐसे आपको ज़्यादातर मिले क्या साइबर केसेस या IT वाले केसेस? बहुत केसेस हैं हमारे पास साइबर। अच्छा, लूट के कि इसने
इसने व्हाट्सएप की क्लिक कर दिया click और बस वहीं पे। और सर व्हाट्सएप, ईमेल, ये सब क्या आजकल प्रूफ की तरह अपन शो कर? हमारे बेटे देखते हैं, विवेक चौधरी। अच्छा, सॉरी सर। वो थोड़ा वो क्या है, यूज्ड टू इंटरनेट के। ओके सर, मॉडर्न लीगल प्रोफेशन में सक्सेस के लिए मोस्ट क्रिटिकल स्किल्स क्या हैं आपके अनुसार? मुझे तो लगता है कि अगर आप जर्नल्स पढ़ रहे हैं और बेयर एक्ट की स्टडी कर रहे हैं और लॉ पे थोड़ा आपका ध्यान है, तो सफलता तो फिर आपके कदम चूम सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरे लिए तो, मैंने नौकरी छोड़ी तो भोपाल बिल्कुल नया था, लेकिन भोपाल में ही 3 बार यहाँ के अध्यक्ष बने, 2 बार सेक्रेटरी बने, 5 बार से अभी स्टेट बार काउंसिल में हैं और स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रहे 20 से 22। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप करते रहो मेहनत तो भगवान फल देता है। 50 सालों के एक्सपीरियंस के बाद लीगल प्रैक्टिस में आपका अप्रोच कैसे चेंज हुआ है? हमारा कोई अप्रोच चेंज नहीं, हम तो वकालत आज भी करते हैं। अभी हम 76 में रनिंग कर रहे हैं। हाँ। आज भी सुबह 10 बजे आते हैं, रात में 10 बजे उठते हैं। ओके। बीच में रेस्ट लेते हैं, एक घंटे, ऐसा नहीं कि नहीं होता। हाँ। कोर्ट में भी जो केस नहीं लगे होते हैं तो अपनी सीट पे बैठते हैं, लेकिन काम तो करना पड़ता है। करेक्ट। आपकी सबसे मीनिंगफुल प्रोफेशनल अचीवमेंट क्या है अभी तक की? ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता मुझे। मीनिंगफुल में मुझे संतुष्ट है, मैं अपने प्रोफेशन से संतुष्ट हूँ। लगभग 200 जूनियर मेरे भोपाल में हैं जो मेरे साथ मेरे ऑफिस से निकले, बढ़िया काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और सफल हैं। अब इससे बड़ा और क्या अचीवमेंट होता है? और फिर रेट ऑफ सक्सेस अच्छी है हमारी। और मुझे लगता है कि होना चाहिए, काफ़ी अच्छी सक्सेस है, रेट ऑफ सक्सेस। उसको परसेंटेज में नहीं बताना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन है काफ़ी अच्छी। और जजेज भी अप्रिशिएट करते हैं हमारे पॉइंट्स को। तो वो सबसे बड़ा संतोष है हमारे लिए। गॉट इट। वो सुनते हैं ध्यानपूर्वक, ये उनकी मेहरबानी है और ये भगवान की भी मेहरबानी है। सर ऐसी कोई आपकी हैबिट रही है जिसके कारण आपको इतना सक्सेसफुल बनाया हो आज? कि आप नहीं, पढ़ने की हैबिट है बस। पढ़ने की आज भी हम नोट्स बनाते हैं, लगे किताबों में, बढ़िया। और अपना हमें इसलिए भी संतोष है कि हम अपने जैन धर्म का पालन करते हैं। और बढ़िया हमारे भाइयों और सबने, समाज के लोगों ने मिलके अच्छा क्षेत्र डेवलप किया है लाल घाटी पे। और उसमें पारमार्थिक औषधाला, पाठशाला, भोजनशाला, लोगों को ठहरने के, इसमें बड़ा सुख मिलता है हमको। ये जो सर्विस है, और हमारा एक पर्सनल ट्रस्ट भी है 1988 से हम चला रहे हैं। उसमें हम गरीबों की मदद करते हैं, जैसे जिसको हम जब भी मौका मिलता है तो करते चलते हैं। उसमें कोई डोनेशन हम बाहर से नहीं लेते, हमारी प्रोफेशन की इनकम पर उसको जमा करते हैं, उसी से उसमें देते हैं लोगों को ब्याज, इंटरेस्ट वगैरह। थैंक यू सो मच सर, आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए और सर आपका टाइम देने के, थैंक यू सो मच।